हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल में। और मैं ललित मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो साइंस का बैच है वो काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है और आप लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में आकर इसको देख रहे हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। और जब भी कभी आपको डीमोटिवेट हो तो अपने मन में, अपने दिल में एक आग लगाओ, जुनून जगाओ एक, ठीक है। और लगे रहो मेहनत से हमारे साथ, ठीक है। और अब हम कुछ ही दिनों में करंट अफेयर का सेक्शन भी शुरू करने वाले हैं। और इसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर शुरू करेंगे आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का मतलब होगा कि जैसे एक क्लास में हमने जितने भी इंडेक्स हैं पिछले साल में जो चेंजेस हुए हैं वो ले लिए, ठीक है। इसके बाद सम्मेलन एक क्लास में ले लिए, एक क्लास में हमने सैन्य अभ्यास ले लिए। इस तरह से हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने में ही फायदा होता है। डे वाइज करंट अफेयर पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। व्यूज उसमें चाहे जितने भी हो, कितना भी आपको अच्छा लगे, और डेली का करंट अफेयर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, सब कुछ बहुत ही अच्छे से वे में होगा। जिस तरह से साइंस चल रही है आपकी प्रॉपर, उसी तरह से हम करंट अफेयर की भी शुरुआत करेंगे, ठीक है गाइस। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो लोग अभी तक सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है नुकसान उठाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो जो लोग जगे हैं, जो लोग लाइव आते हैं, चाहे जितनी भी हो संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर लाइव आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, प्रॉफिट ही है। लॉस में वो लोग नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए। एक लंबा समय है, एक कॉन्टिन्यूटी बनाना बहुत ही जरूरी होता है स्टडी में। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर आपने निरंतरता खो दी, कॉन्टिन्यूटी खो दी, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो उस साइकिल में आप ना फंसो कि आपको हर बार शुरू से शुरू करना पड़े। एक बार आपने शुरू कर दिया है और उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाओ, यही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र में क्या होगा कि जो गैसेस हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, हम बाहर से गैसेस लेते हैं। अब इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं ये हमें पढ़ना है, किसका यूज होगा ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो इनमें गैसें अंदर हमारी बॉडी के जाती हैं, और जिसमें से ऑक्सीजन गैस का यूज होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीजन गैस का यूज करती है। और ऑक्सीजन गैस का यूज कहाँ होता है, तो आंसर होगा कि ऑक्सीजन गैस का यूज होता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। बॉडी के अंदर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलती है, उससे एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सहायता से हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कब मिलेगी, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम कहेंगे हम कहेंगे कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, ये क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन।
ठीक है, श्वसन क्या है? तो क्या सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है? नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना यह है ब्रीदिंग, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। तो श्वसन क्या है? तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी एयर में जब हम एयर को इनटेक करते हैं और इसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां से लेके यहां तक इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि श्वसन एक वह प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को क्या मिलती है? इससे एनर्जी मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं कि जब हम एयर लेते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट होती है? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है और यूज सबसे ज्यादा जो है वो किसका होता है? ठीक है। दूसरा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा CO2 गैसेस निकलती है। तो जब बॉडी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, कि कोई मॉलिक्यूल जब टूट जाता है तो इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसे कहेंगे उपचयी अभिक्रिया, इसे कहेंगे उपचयी अभिक्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इसमें बॉडी का वेट जो है वो लॉस होता है, यानी एनर्जी रिलीज होती है और मास जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम ऐसा समझ सकते हैं E=mc² से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और तभी हमें इससे क्या मिली? एनर्जी मिली। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन इसमें क्या होगा? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है इसमें बॉडी का वेट लॉस होता है, शरीर का वेट लॉस होता है, बॉडी का वेट जो है वो लॉस होगा, शरीर के भार में कमी आती है। तो अगर क्वेश्चन पूछें कि किस प्रक्रिया में शरीर के भार में कमी आएगी, तो आंसर होगा कि श्वसन क्रिया में या रेस्पिरेशन में शरीर के भार में क्या आती है? तो शरीर के भार में कमी आती है। ठीक है, शरीर के भार में कमी आती है, तो जिसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ब्रेक डाउन का मतलब है कैटाबॉलिक और अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है एनाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है मेटाबॉलिक। तो आपने कई बार सुना भी होगा हर जगह कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है, उपापचयी क्रियाएं जरूरी होती हैं। तो उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से क्या होती है? तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिक, बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेक डाउन होना, टूटना, और दूसरा क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल है उनका जुड़ के फिर से एक नया मॉलिक्यूल बनना, तो इसे कहते हैं एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस को जोड़ के कहा जाता है मेटाबॉलिक। ठीक है, दोनों रिएक्शन को जोड़ के क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिक कहा जाएगा। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका, फिर हम समझते हैं कि मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये आखिर क्या है। ठीक है, चलो लिख लो उसको जल्दी से। तो कहा जाता है कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है
कि बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल है इनका टूटना और जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है कि जब तक बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहेगा तब तक हम कहेंगे कि बॉडी जो है लाइव है, शरीर लिविंग है, शरीर में क्या है, जान है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तो ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। एक जिसे कहते हैं कैटाबॉलिक और दूसरा जिसे कहते हैं एनाबॉलिक। ठीक है, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है, तो कैटाबॉलिक में विखंडन होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और इसमें क्या होगा, तो इसमें संयोजन होगा, इसमें एडिशन होगा। जो भी मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे मान लो कि किसी दिन आपने क्या किया कि बहुत ज्यादा हमने भोजन कर लिया और हमारे अंदर जो है प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो गई और उससे अमीनो एसिड बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अमीनो एसिड फिर से आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड जुड़ के किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये जुड़ने की प्रोसेस हो रही है कि अमीनो एसिड जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है कि ग्लूकोज जो है ये टूट रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, तो एक में ब्रेक डाउन होता है, एक में एडिशन होता है। दोनों को कॉमन रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि शरीर के अंदर विखंडन और निर्माण की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप कह सकते हो कि इसमें विटामिन, इसमें वाटर, बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अंदर वो सभी के सभी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, चलिए इसको लिख लोगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे। तो जो श्वसन है वो हम पढ़ रहे थे, तो श्वसन कैसी प्रोसेस है, तो हम कहेंगे कि श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें वेट लॉस होता है और इसमें वेट जो है वो गेन होता है। ठीक है, वेट लॉस होगा। तो श्वसन प्रक्रिया में मनुष्य के भार में क्या आती है, मनुष्य के भार में कमी आती है, मनुष्य के भार में कमी आती है। ठीक, फिर इसके बाद एक होता है एरोबिक। श्वसन के टाइप में देखोगे, श्वसन के प्रकार आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार तो एक होता है इसमें एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहते हैं वायवीय श्वसन, इसको कहते हैं वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। इसका मतलब है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस एयर के प्रेजेंस में हो तो इसे एरोबिक कहा जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये किसके प्रेजेंस में हो, वायु की उपस्थिति में हो। वायु की उपस्थिति में हो। ठीक है, वायु की उपस्थिति में ये होती है तो इसे कहा जाता है
वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस O2, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो अगर ये पूछे तो आंसर होगा कि 686, कितनी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो आंसर होगा कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर इसको बैलेंस फॉर्म में लिखोगे तो बैलेंस करने के लिए हमें इसमें यहाँ पे 6 कर सकते हैं, यहाँ 6 कर सकते हैं और यहाँ 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ऊर्जा रिलीज होगी, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होगी। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये किन किन जीवों में होगा, तो ये सभी विकसित जीवों में होता है, सभी विकसित जीवों में होता है, सभी विकसित जीवों में होता है। ठीक है, सभी विकसित जीवों का मतलब है जैसे सरीसृप, सांपों में, जैसे पक्षी में, जैसे मानव मनुष्य में, जैसे मछली में, इन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में ये लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं। दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे इसका। दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन इसको कहते हैं। अवायवीय श्वसन, जैसा कि इसका नाम है अवायवीय, इसका मतलब है कि यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है वायु की अनुपस्थिति में। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो ग्लूकोज है ये टूटेगा और टूटने के बाद इसमें क्या बनेगा, तो इसमें एसिड बनते हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल बनेगा या मेथेनोइक अम्ल वही बन सकता है, CHOHH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल भी बन सकता है, एथेनोइक अम्ल भी बन सकता है, बस इसमें वाटर नहीं बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे एनर्जी जो है ये कितनी रिलीज होगी, तो आंसर होगा 50 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एरोबिक में 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अनएरोबिक में 50 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एसिड्स बनते हैं और ये जो एसिड्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कौन कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन कर रहा है, जैसे कि लैक्टिक अम्ल है तो जब ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। दही जो होता है तो दही में पूछते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर होगा कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसे आएगा,
तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, किण्वन की प्रोसेस होती है, और उसमें क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और वो कौन करता है, तो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु करता है। और लैक्टोबैसिलस जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तभी लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा और दही जो है वो खट्टा हो जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आपने देखा होगा कभी कभी कि जब हम कोई भी मेहनत वाला काम बहुत दिनों के बाद करते हैं, या रनिंग मान लो कर ली आपने, बहुत दिनों के बाद रनिंग कर ली, और अगले ही दिन क्या होगा कि मांसपेशियों में, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और उन सेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सेल्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जिसकी वजह से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है, और जिससे क्या होता है, जिससे पेन होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मसाज करते हैं, है ना, पैर दबाते हैं, हाथ पैर दबा लेते हैं। तो मसाज करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है उस जगह पे बहना शुरू हो जाएगा, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन वहां पे पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन पहुंचेगी तो क्या होगा, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और लैक्टिक अम्ल वहां से रिमूव हो जाएगा, और फिर जो है दर्द वो खत्म हो जाता है। क्लियर इतनी बात। तो ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो ये किण्वन प्रोसेस में होता है, किण्वन फर्मेंटेशन में होता है। ठीक है, एक तो ये फर्मेंटेशन में होता है, दूसरा कि जो भी जीवाणु है, बैक्टीरिया, जीवाणु में होता है, ये जीवाणु में होता है। ठीक, और कुछ परजीवी पैरासाइट्स में ये होता है। ठीक है, परजीवी यानी पैरासाइट में ये होता है, पैरासाइट, और इसको कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये होता है। तो ये कुछ निम्न स्तर के जीव हैं जिनमें ये वाला जो है वो पाया जाता है। ठीक, क्लियर इतनी बात। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, और लैक्टिक अम्ल में ही क्या, इस दूध में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, और कौन सा इसमें जीवाणु पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं तो इनमें जो श्वसन अंग है वो कौन सा है। ठीक है, और फिर हम इसके बाद ह्यूमन पे आ जाएंगे। एक आप हेडिंग लिखोगे इसमें कि विभिन्न विभिन्न जीवों में श्वसन अंग, अलग अलग जीवों में श्वसन अंग। ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग जीवों में, तो जैसे कि फेफड़े, फेफड़े लंग्स कहते हैं इसमें। फेफड़े जो हैं, जितने भी आपके जमीन पे रहने वाले जो जीव हैं अधिकतर वो सब क्या करते हैं, फेफड़ों का यूज करते हैं सांस लेने के लिए। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे पक्षी, जैसे सरीसृप, जैसे मानव, ठीक, जैसे स्तनधारी, और जितने भी स्तनधारी हैं ये, तो ये सभी जो है वो फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, वो है फेफड़ा। ठीक, फेफड़े। इसके बाद एक होता है गलफड़े या गिल्स, गलफड़े या इसी को कहते हैं गिल्स। तो गलफड़ों या गिल्स से कौन सांस लेगा, तो इससे सांस लेती हैं मछलियां, मछलियां।
ठीक है, गलफड़े या गिल से सांस कौन लेंगी? तो गलफड़े या गिल से सांस लेती हैं मछलियां। ठीक है, मछलियां इससे सांस लेती हैं। फिर आपका स्किन से सांस कौन लेगा? त्वचा। स्किन से सांस कौन लेगा? तो स्किन से जो सांस है ये केंचुआ लेता है। केंचुआ, मोलस्का ग्रुप के लेते हैं केंचुआ, और मेढक। मेढक भी, मेढक के पास फेफड़े भी होते हैं। तो मेढक जब जमीन पे रहेगा तो फेफड़े से सांस लेगा, और मेढक जब वाटर के अंदर रहेगा तो किससे सांस लेगा? तो स्किन से सांस लेता है। ठीक है, मोलस्का में घोंगा, ऑक्टोपस, ये भी जो है वो किससे सांस लेते हैं? स्किन से सांस लेते हैं। स्किन से सांस लेते हैं ये। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आता है आपका ट्रेकियल ट्यूब, इसको कहेंगे श्वसन नलिकाएं। श्वसन नलिकाएं, इसको कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकियल ट्यूब ये पाई जाती है कीड़ों मकोड़ों में, कीटों में, इन इंसेक्ट्स में ये पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच, जैसे चींटी, जैसे दीमक। ठीक है, इन सब में तो छोटी छोटी क्या होंगी? नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ये उनसे सांस लेते हैं, ये उनसे सांस लेते हैं। ठीक है, तो स्किन आपका केचुआ, जोंक है, मेढक है, ठीक है, ऑक्टोपस है, ये सब। ऑक्टोपस, मोलस्का में क्या होते हैं? मोलस्का में जो है गलफड़े भी पाए जाते हैं, ये गलफड़े से भी सांस लेते हैं और स्किन से भी ये सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फेफड़े, पक्षी, सरीसृप, मानव, स्तनधारी और मेढक। मेढक भी दो जगह है, तो मेढक स्किन से भी सांस ले सकता है और ये फेफड़ों से भी सांस ले सकता है। तो ये प्रमुख आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग जीवों के। ठीक है, अलग अलग जीवों के हैं ये। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ह्यूमन के अंदर कि ह्यूमन के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है, कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये नोट करोगे जल्दी से, फिर हम ह्यूमन पे आते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि श्वसन के चरण मानव में, श्वसन के चरण। ठीक है, मानव में श्वसन के चरण इस कितने स्टेप्स में ये पूरा होगा? तो ये मान लो ईयर है, एयर है। ठीक है, एयर, एयर जो है ये किस में जाएगी? नोज में। नोज में जाएगी कि नहीं? नाक में जाएगी। एयर जो है ये नाक में गई, नाक से ये कहाँ जाएगी? नाक के बाद लंग्स में जाएगी, नाक के बाद ये लंग्स यानी फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में जाएगी। फेफड़े के बाद इसमें हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा। उसके बाद ये हार्ट में जाएगी। ध्यान से इसको समझ लेना, ये हार्ट में जाती है, हृदय में जाती है। हृदय के बाद ये सेल में जाएगी किसी न किसी, कोशिका में जाती है। ठीक है, और कोशिका के बाद क्या होगा? कोशिका के बाद ये क्या करेगी? तो ये ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज और क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी, ये स्टेप होते हैं, ठीक है, ये स्टेप होते हैं। तो देखिए यहां से ये वाला जो स्टेप है, ये इतना, ये वाला जो स्टेप है कि एयर जो है वो नाक में और नाक से फिर फेफड़े में और फेफड़े से नाक में फिर बाहर। तो इस वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या सिंपली इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग। इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। इसको कहते हैं वाह्य श्वसन, इसको कहते हैं वाह्य श्वसन, या इसी को कहते हैं सांस लेना, ठीक है। ब्रीदिंग इसको कहते हैं। ये आउटर आपका होता है, इसीलिए इसको ब्रीदिंग। दूसरा जो स्टेप है ये वाला जो स्टेप है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां पे गैसें जो है परिवहन हो रहा है। ये वाला स्टेप कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। और ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये क्या कहलाएगा, तो ये वाला जो स्टेप है ये कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को कहा जाता है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन, ठीक है। इसी को कहा जाता है अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, सेल में होती है, ठीक है। ये वाली प्रोसेस सेल में होगी, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो है आपका साइटोप्लाज्म उसमें होती है। ये वाली प्रोसेस जो है ये बाहर होती है, बाहर के अंगों में होती है, पर्टिकुलर किसी सेल में नहीं होती है, फेफड़े तक होती है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो ऑक्सीजन है या जो PCO2 है वो क्या होगा, उसका आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है। तो ये चरण हो गए, ठीक है। तो ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, और ये वाला जो है तीसरा चरण होता है, थर्ड स्टेप होता है। तो जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, तो श्वसन के आपके 3 मेन स्टेप होते हैं, ठीक है। 3 मेन स्टेप होते हैं कि पहले एयर जो है नाक में, नाक से फेफड़े में, फेफड़े के बाद क्या होगा कि इसमें हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी, और ब्लड के बाद ये हार्ट में जाएगा, और हार्ट क्या करेगा, सभी अंगों तक ऑक्सीजन को फैला देगा, सभी अंगों की जितनी भी सेल्स हैं वहां तक फैला देगा। तो इस प्रोसेस को यहां से लेके यहां तक इसको कहा जाएगा परिवहन करना। इसके बाद क्या होगा कि सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो भी साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, और इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको कहेंगे कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के अंदर ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एयर का यूज करके, वायु का यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। क्लियर, इतनी बात लिख लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे। तो अब हम जो है 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ चुके हैं किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का एक ही काम होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करना, सर्कुलेट करना, और ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को क्या करता है, साथ ही साथ सर्कुलेट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला हम पढ़ चुके हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन
इसमें हमें वही आपको पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। इसमें बस थोड़ा सा है, एटीपी कितने एटीपी बनते हैं, टोटल एटीपी कितने बनते हैं, नेट एटीपी कितने बनते हैं, ठीक है। बस इतना सा इसमें 38 एटीपी टोटल बनते हैं और 36 एटीपी जो है वो नेट बनते हैं। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से, ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। चलिए, तो आप लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग, मानव श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लोगे कि जैसे एयर है, एयर पहले जाएगी नाक में, नाक के बाद ये जाती है फेरिंग्स में, ये जाती है फेरिंग्स में, इसको कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स के बाद ये जाती है लैरिंग्स में, कंठ जिसे कहते हैं कंठ। फिर ये जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया, ट्रेकिया को कहते हैं श्वास नली। विंड पाइप भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये जाती है लंग्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती, तो हमें इन अंगों के बारे में पढ़ना है, ठीक। एयर जो है, तो हम कहेंगे कि श्वसन तंत्र का जो द्वार है यानी जो गेट है वो क्या है, नाक। तो नाक से श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है और फेफड़े तक ये आपका पहुंच जाता है। तो पहले एयर जो है वो नोज में, नाक में जाएगी, तो इसके बाद ग्रसनी फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग्स में जाएगी, फिर ट्रेकिया में जाएगी और फिर कहाँ जाएगी, फिर ये फेफड़े में चली जाती है, ठीक है। फिर ये फेफड़े में चली जाएगी। क्लियर इतनी बात? चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाक। ये देखिए, ये मुख हो गया, ये मुख हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है ये नोज का हो गया, नाक का, ठीक है। तो नाक, नाक में ये जो नासा द्वार है इसे कहा जाता है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, इसको कहते हैं नासा द्वार, ठीक है। तो जो नाक है, इस नाक के 3 भाग होते हैं। नाक के 3 क्षेत्र होते हैं। नाक के अंदर 3 क्षेत्र होंगे। तो पहला होगा वेस्टिबुल रीजन, पहला होगा वेस्टिबुल रीजन, इसको कहते हैं प्रघाण क्षेत्र, प्रघाण क्षेत्र। यहां पे क्या होता है, यहां पे बाल पाए जाते हैं, बाल नाक के देखे होंगे सभी ने, यहाँ पे बाल पाए जाते हैं और इन बालों को सीलिया कहा जाता है। इन बालों को क्या कहा जाता है, तो इन बालों को सीलिया कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो ये फिल्टर का काम करते हैं। ये
क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये किस किस को फिल्टर कर सकते हैं, तो पोल्यूशन में कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें कहा जाता है PM10। तो PM10 का मतलब है कि 10 माइक्रोमीटर से छोटे वाले कण। तो होता क्या है कि अगर हम किसी पोल्यूशन वाले शहर में रहते हैं और उसमें PM10 पार्टिकल्स पोल्यूटेंट होते हैं, एक मेजरिंग करने का एक तरीका होता है कि ये छोटा कण है, ये बड़ा कण है। तो PM10 होता है, एक PM2.5 भी होता है, एक होता है PM2.5। तो PM2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण। तो ये जो सीलिया है, ये जो बाल है हमारी नाक के, ये क्या करते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल या PM10 पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं। ये हमारी नाक के अंदर उन्हें नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। दूसरा कि यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है, जो म्यूकस का स्राव करती है। यही प्रगाढ़ क्षेत्र में क्या पाई जाएगी, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है। इसी में पाई जाती है श्लेष्मा, इसको कहते हैं हिंदी में श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करेगी, जो इन पार्टिकल्स को चिपका लेती है, और जो भी एयर में से बैक्टीरिया कुछ भी जाता है तो ये उस पर चिपक जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जुकाम होती है, तो जुकाम में क्या होता है कि जो म्यूकस है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और पीले पीले कलर की नाक से बहना ये स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली जो श्लेष्मा जो म्यूकस है, इसका जो कलर है ट्रांसपेरेंट होता है, किसी कलर की ये नहीं होती है। जब जुकाम होती है तब हमें देखने को ये मिलती है, तब इसके दर्शन हमें हो पाते हैं। अगर जुकाम ना हुई होती तो हमें जो है इसके दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो ये कहाँ कहाँ, श्लेष्मा और बाल यानी सीलिया, ये दो यहाँ पे हैं जो वेस्टिबल रीजन में यानी प्रगाढ़ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है। प्रगाढ़ क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। फिर इसके बाद ऐसे समझ लो कि यहां तक ये वाला हो गया प्रगाढ़ क्षेत्र, पहला रीजन, और इसके बाद ये हो गया फिर आपका सेकंड रीजन, दूसरा रीजन, और ये हो गया फिर ये तीसरा रीजन, ठीक है। तो सेकंड रीजन में इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। चलिए दूसरा जो है, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। सेकंड होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, इसको कहते हैं घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र ये जो है ये ब्रेन से जुड़ा होता है, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होगा, ये ब्रेन से जुड़ा होगा। और ये क्या करता है, तो ये गंध महसूस करता है। तो हमें किसी की स्मेल या किसी की फ्रेग्रेंस, खुशबू, बदबू, ठीक है, सुगंध, दुर्गंध, ये सब आती है, तो ये हमें किसकी वजह से आती है, तो हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से आती है, ये घ्राण क्षेत्र की वजह से आती है। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है, स्मेल को सेंस करना, गंध को सेंस करना, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन इसको कहते हैं श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र, ठीक है। श्वसन क्षेत्र ये अंतिम पार्ट होता है, ये अंतिम भाग होता है, ये अंतिम भाग होता है। और ये क्या करता है, वायु को फेरिंग्स, वायु को फेरिंग्स में
छोड़ता है। वायु को किस में छोड़ेगा? फेरिंक्स में छोड़ेगा। ठीक है, वायु को ये फेरिंक्स में छोड़ता है। ठीक, तो ये हो गए नाक के पार्ट। नाक हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें से जो PM10 के पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे आपके फिल्टर हो जाएंगे, और इसके बाद जो PM2.5 है ये फिल्टर नहीं होंगे, और इनको फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, फिर मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरोना जब नहीं था, जब इसका नामो निशान नहीं था, तब भी दिल्ली के लोग या ऐसे शहर के लोग जहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वो उस समय भी मास्क का इस्तेमाल करते थे। और N95 जो मास्क है वो स्पेशली जो है इन्हीं PM2.5 के पार्टिकल्स को रोकने के लिए ये बनाया गया था, ताकि जो है डस्ट पार्टिकल जब हम सांस लें तो ये वहां से ना जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा, कहा जाता है कि जो सांस है वो हमेशा नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो नाक के द्वारा ही होता है। तो अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया जाता है तो पहले फर्स्ट रीजन में ही ये क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला रीजन है श्वसन क्षेत्र, ये क्या करेगा, ये वायु को फेरिंक्स में जोड़ेगा, और वायु का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करता है कि वायु में मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर अगर वायु के साथ जाएगी तो फेफड़ों में ये इन्फेक्शन पैदा करेगी, निमोनिया बन सकता है। तो ये वायु के टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये वायु के तापमान का नियंत्रण करता है। ठीक है, वायु के तापमान का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद यहां तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पूरा वाई फिगर बना के लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, ये सारी चीजें फिगर से अच्छे से समझेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जोश के साथ बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हमको सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। तो एक बार ध्यान देंगे कि करंट अफेयर जो है क्लास वो बहुत ही जल्दी आपकी स्टार्ट होगी, और सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करेंगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उससे बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।